हेलो बच्चों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2022-23 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए केस स्टडी क्वेश्चंस की। 2021 से बोर्ड्स में केस स्टडी क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए थे। तो 2021 में तो बोर्ड 2 बार हुए थे, हर 6-6 महीने में। तो दोनों ही एग्जाम्स में अच्छे केस स्टडी क्वेश्चन आए थे, ईजी क्वेश्चन आए थे, मतलब बच्चे को दिक्कत इतनी नहीं हुई। बट ये जो 2022-23 वाला जो सेशन था, इसमें जो क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिले हैं, तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन एओडी के देखने को मिले थे, एक प्रोबेबिलिटी का भी देखने को मिला था। तो क्वेश्चन ना ईजी नहीं आए थे, मतलब थे तो क्वेश्चन सही थे, बट उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल था यार। क्वेश्चन की जो शुरुआती लाइन सी थी वो ही बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही थी यार। तो जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देकर आए थे, जिनके कमेंट्स चैनल पे आए थे, जो मेरे से पढ़ते थे, तो सबसे जो रिस्पांस मिला तो यही था कि यार क्वेश्चन ने थोड़ा सा परेशान कर दिया। तो एक बार मैं उनकी झलक आपको भी एक बार दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग भी इन क्वेश्चन को ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके बेटा आप लोग खुद इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। देखिए क्या बोला गया कि इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन्स ऑफ अ पिस्टन इंजन। किसी पिस्टन इंजन के सभी पिस्टन्स के द्वारा स्वीप किया गया वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है, इज द मेजरमेंट ऑफ इंजन डिस्प्लेसमेंट। अभी पहली लाइन ही इसने पता नहीं क्या बोल दी, यही समझ में नहीं आ रही ना यार। चलो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बात जो कर रहा है वो किसी पिस्टन इंजन की यहाँ पे बात कर रहा है, और कह रहा है कि उसके सभी पिस्टन्स के द्वारा जो भी वॉल्यूम स्वीप होता है वो क्या है, इंजन डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ये देख सकते हैं सिलेंडर है और इनके अंदर पिस्टन लग रखे होंगे। ये हमारे पिस्टन इंजन है और उनकी इमेज वगैरह दे रखी है। अब देखो ऐसा है यहाँ पर, इनका तो भाई हमको ज़्यादा आइडिया है नहीं कि इंजन किस तरह से काम करते हैं, बट इतना हमें मालूम है कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में ये कोई इंजन हमें दिख रहे हैं और इनके अंदर पिस्टन लगे हैं जो कि वॉल्यूम स्वीप करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम सिलेंडर हेड सरफेस दैट इज मशीन फ्लैट, फिर पिस्टन, इंजन ब्लॉक, कंबस्टन चेंबर। तो ये सब इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उस इंजन की यहाँ पे दे रखी है यार। ओके, अब देखो क्वेश्चन में मेन मैथमेटिकल पार्ट में हम लोग चलते हैं कि हमें पूछा क्या गया है। देखिए केस स्टडी वाले क्वेश्चन की एक खास बात यही है कि उसमें ना कुछ बहुत सी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ऐसी दे रखी होगी जो आपको समझ में थोड़ा कम आएगी। ठीक है, बट उसको जब आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन फिर समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ये एक प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे ना आपको एप्लीकेशन बता रखी होगी कि जो चीज़ आपने पढ़ी, कैलकुलस जो आपने पढ़ा है, उसका रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ हो सकता है। ओके, सो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देखो हमारे सामने आ रहा है बच्चा। देखो क्या बोला गया है कि द सिलेंडर बोर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर बोर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर की भाई यहाँ पर ये बात कर रहा है, सर्कुलर सिलेंडर की ये यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, इज टू बी मेड फ्रॉम अ मेटल, इसको बनाना है। और इस सिलेंडर को बनाने के लिए हमारे पास जो मेटल शीट है, उस मेटल शीट का एरिया कितना है, हमें एरिया गिवन है 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सिलेंडर को बनाने के लिए जो मेटल शीट जो गिवन है वो है कितना, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को एक आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर सिलेंडर को बनाने के लिए सरफेस एरिया अगर गिवन है तो पक्की बात है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना होगा। आपने एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे हैं। जब हमें सरफेस एरिया गिवन होता है तो वॉल्यूम मैक्सिमम करना होता है, वॉल्यूम गिवन होता है तो सरफेस एरिया वगैरह हमें मिनिमाइज करना होता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशान करने के लिए एक अतिरिक्त जानकारी आपको दे दी गई थी, है ना। लेकिन उसको अगर मैं इग्नोर करूँ, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पर देखूँ तो मैं इतना मैं समझ चुका हूँ कि इस सिलेंडर को बनाने के लिए जो मेटल शीट यूज होने वाली है उसका एरिया है 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर देखो आगे क्या कहते थे, एक बार वो पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हमें पता है r सेंटीमीटर, एंड इसकी जो हाइट है दिस इज h सेंटीमीटर। ओके, देन राइट द वॉल्यूम v ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ r। पहले पार्ट में बोलता है कि वॉल्यूम को लिखो इन टर्म्स ऑफ r। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ करता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर भी है, एच भी है, बट इसने बोला कि आंसर सिर्फ आर के टर्म्स में चाहिए। तो उसके लिए क्या करें बेटा, सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिखना चाहिए था, बट ये ऊपर से खुला है बेटा, तो मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा, तो मिल जाएगा 75 पाई।
और आप देखेंगे पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, पाई वहाँ पर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। 2RH प्लस में R² और यहाँ पे बचेगा 75। और हमें देखो h हटाना है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 75 माइनस R² के अपॉन में बचेगा 2R। h कितना 75 माइनस R² के अपॉन में आ जाएगा 2R। h की वैल्यू आ गई, इसे मैं वहाँ पुट कर दूंगा बेटा, पाई R², h की जगह पे 75 माइनस में R² और उसके अपॉन में हमारा यहाँ पे रहेगा 2R। ये इतना भाई मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा R से एक R कैंसिल हो जाएगा, पाई रहेगा बाहर, 2 रहेगा बाहर, R यहाँ पे एक बचेगा, देखो 2 बाहर है, एक R से R कट गया और यहाँ पे बनेगा 75 माइनस में R²। और इसमें भी बेटा आप R को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 75R माइनस में R का क्यूब। और ये आपका बन चुका है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ आर के टर्म्स में। तो पहला पार्ट 1 नंबर का बेटा आपका यहाँ पे हो जाता है। फिर इसने बोला फाइंड dV बाई डी आर, dV बाई डी आर भाई हमें फाइंड करना है। तो देखो वॉल्यूम क्या था, पाई बाई 2 75R माइनस में, पाई बाई 2 75R माइनस में R का क्यूब। इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू R, तो ये dV के अपॉन में हमारा रहेगा dr, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट, 75R है तो R का डेरिवेटिव R के रिस्पेक्ट में 1, R क्यूब का हो जाएगा 3R²। और ये हमने डेरिवेटिव भी निकाल दिया है। सेकंड पार्ट में इसने बोला था फाइंड dV बाई डी आर, तो भाई ये हमारा dV बाई डी आर भी आ चुका है, dV बाई डी आर हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। फिर इसने बोला कि देखो थर्ड में A और B इन दोनों में से कोई एक करना होगा, कोई एक पार्ट, ठीक है। मैं पहला पार्ट देखता हूँ, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। तो मैं वॉल्यूम मैक्सिमम निकालने के लिए इसको सबसे पहले पुट करूंगा 0, इसको 0 पुट करते ही 75 माइनस 3R² हमारा 0 के इक्वल आएगा, 75 हमारा यहाँ पे 3R² आ जाएगा, R² की वैल्यू 25 आ जाएगी और R की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। 5 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तभी हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। तो पाई बाई 2 75 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3R² का हो जाएगा माइनस 6R, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे माइनस 3πr, और ये आपका आ जाएगा लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है बेटा तो हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम है, वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम है। और वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है वो भी कब, जब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बेटा। इसने और क्या बोला था कि फाइंड dV बाई डी आर, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये भी हमने कर लिया। फिर ऑप्शनल पार्ट नीचे वाला कि फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम H इज ग्रेटर देन R, स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखो इसने बोला कि क्या H R से बड़ा है, ये बात सही है या गलत है कि H R से बड़ा है जब वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो भाई जो R की वैल्यू आपने निकाली है कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25, 75 से 25 माइनस किए 50 और 5 दूनी 10, तो ये तो आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। आपका जो एच एफ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। भाई आपने वो जो R की वैल्यू निकाली थी, R की जो वैल्यू आपने निकाली है कितना निकाली 5 सेंटीमीटर, उस 5 सेंटीमीटर को बेटा आप यहाँ पर पुट कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 2 10, 75 माइनस 25 50, 50 बाई 10 5, तो H भी आपका 5 सेंटीमीटर आ रहा है। इसने क्या बोला कि H ग्रेटर देन R है, जबकि एक्चुअल में H और R दोनों ही 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न क्या है कि भैया दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये पार्ट भी आप लोग कर सकते थे, बट इसकी जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ही पार्ट करना है यार, है ना। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस शुरुआत इसकी कंफ्यूजिंग थी, जिसने बच्चों को थोड़ा सा परेशान एग्जाम में किया होगा, ठीक है। बट जिसने भी इन केस स्टडी क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करी होगी उसको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई होगी यार। यहाँ पर भाई मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आपकी जो एनसीईआरटी के जो जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, सब एग्जाम्पल मिसलेनियस उन सब क्वेश्चन को कर डालना, क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन आएंगे, बस शुरुआत में कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज दे दिया करेगा यार। तो देखो यहाँ पर भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप प्रैक्टिस करोगे भाई अभी जितना ज़्यादा, तो उसकी मदद आपको एग्जाम में मिलेगी। अभी आप लोग जिस भी चैप्टर पे हो,
आप जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को ख़त्म कीजिए बेटा। अक्टूबर का महीना चल रहा है भाई, कोशिश करो कि अब जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, ज़्यादा लंबा मत खींचना, ठीक है। साथ साथ बेटा आप लोग क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग अपनी साइड से बनाते रहो। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को केस स्टडी क्वेश्चंस मिले, वहाँ से बेटा आप उन क्वेश्चंस को भी खुद से करो, ठीक है। जितना खुद से करोगे तभी उतना ज़्यादा फायदा होगा, सिर्फ वीडियोस देखकर फायदा नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे यार, ठीक है। और जब एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो उसके बाद बेटा आप लोगों को अधिक से अधिक मॉक टेस्ट पेपर भी बनाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर की बेटा जब बात आती है तो यहाँ पर भाई मैं आप लोगों को आज एक सैम्पल पेपर मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि एक अच्छी किताब के बारे में बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एडुका जोन के नाम से बच्चे, एडुका जोन के नाम से एक पब्लिकेशन है, जिनके द्वारा हर साल सीबीएसई का 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इनके द्वारा निकाले जाते हैं। इस बार भी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, सिर्फ सीबीएसई के लिए, ओनली फॉर सीबीएसई की यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ सीबीएसई के लिए इन लोगों ने अपना यहाँ पे इस बार भी सैम्पल पेपर निकाल दिया है। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये क्वेश्चन भी भाई मैंने वहीं से लिया था, और ये बुक अभी इस टाइम मेरे हाथ में है। इस बुक की भाई अगर मैं खास बात बताऊँ तो यहाँ पर आपको ना सभी चैप्टर के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैप जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, प्लस हर एक चैप्टर की जो रिवीजन है ये इन्होंने यहाँ पर करवा रखी है भाई। जो इंटीग्रेशन के भी जो ट्रिकी जो क्वेश्चंस थे उनमें किस तरह से हम लोग को इनिशिएट करना है वो सब चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। ऐसा इन्होंने सब चैप्टर के साथ कर रखा है। प्लस अपने इस बुक में इन्होंने 10 सैम्पल पेपर दे रखे हैं, सॉल्व पेपर 5 तो सॉल्यूशन के साथ हैं, 5 के सॉल्यूशन एकदम लास्ट में दिए गए हैं, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो आप लोग खुद को जज कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। प्लस जो केस स्टडी क्वेश्चन बेटा इन्होंने यहाँ पे डाले हैं, मार्केट में जितने केस स्टडी अभी अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे जितने अवेलेबल हैं, उनसे डिफरेंट क्वेश्चन भाई इन्होंने अपनी इस बुक में डालने की कोशिश करी है यार। तो भाई मैं बोलूँगा कि अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं तो भाई आपका नुकसान नहीं होगा यार। एक अच्छी किताब है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर डाल रखे हैं, और बजट में बेटा आप लोगों को किताब देखने को मिल जाएगी। आपको 700-800 पे करने की जरूरत, कहीं पर पे करने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। तो इस बुक को आप फ्लिपकार्ट के थ्रू डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। क्लास 10th एंड 12th के लिए भाई इनकी किताबें अभी अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स का भी जो प्राइस है वो 280 के अराउंड इनका प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है, तो जो आई थिंक ऊपर नीचे शायद थोड़ा होता है, बट अभी 280 प्राइस इसका इस मैथमेटिक्स की बुक का बेटा आप लोगों को मिल जाएगा। इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने इसका लिंक दे दिया है, ठीक है। बाकी बच्चे बढ़ेंगे हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन हमारे सामने है और इस बार कहता है कि द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्ब एयर पॉल्यूशन इन द लॉन्ग रन। ठीक है भाई, जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो ईवी का यूज़ करके कम होगा लंबे समय में। ओके, दीर्घकाल में ये पॉल्यूशन कम करेगा पेट्रोल के मुकाबले, डीजल के मुकाबले। ओके, तो कहता है कि द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। जानते हैं भाई हम इस बात को। एंड एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूज एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय द फंक्शन v। किसी टाइम t में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज हो रहा है वो इस फंक्शन के द्वारा डिसाइड हो रहा है। यहाँ पे t का मतलब क्या है, फिलहाल अब तक तो बता ही नहीं गया कि t यहाँ पे आवर्स है, डेज है, क्या है। तो पढ़ते हैं आगे। वेयर t, अच्छा बता दिया है आगे, t रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, द टाइम। ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड t इक्वल्स टू 1 2 3 कॉरिस्पॉन्ड्स टू ईयर 2001 2002 2003। यानी कि अगर सन 2001 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ हो रहा है उसके लिए हमें t की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। 2002 में कितने EV का इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए t की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। सही बात है। तो यहाँ पर हमसे ये बोला गया है। अब कहता है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड to estimate number of vehicles in the year 2000 justify। कह रहे कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूं। हाँ जी, ये जो इक्वेशन है कह रहे कि क्या इस इक्वेशन का यूज किया जा सकता है। कैन दिस अबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द ईयर 2000। सन 2000 में कितने व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था ये पता करने के लिए क्या इस इक्वेशन का यूज़ किया जा सकता है, इस फंक्शन का यूज़ किया जा सकता है। तो देखो भाई, सन 2001 के लिए t1 यूज़ होना था, 2002 के लिए t इक्वल्स टू 2, 2003 के लिए t इक्वल्स टू 3। तो फॉर ईयर
2000 टी किसके इक्वल होगा, कह दूँ टी 0 के इक्वल होगा। तो अगर टी 0 के इक्वल होगा तो नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके 0 माइनस 0 प्लस 25 इंटू 0 माइनस 2, तो आपका आंसर आ रहा है -2। अब बताइए व्हीकल्स का यूज़ हो सकता है 1 2 3 4 या 0। नेगेटिव में तो व्हीकल का यूज़ नहीं हो सकता ना कि भाई इस बार हमने -2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड। तो ये 2 नंबर की चीज़ बेटा आपकी यहाँ पर ये बन जाती है। बस इसमें इतना ही करना था। देख सकते हैं आप, आपके सामने क्वेश्चन है भाई ये। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। आगे क्या बोला गया है, कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन वी टी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देखो मैंने पहले भी केस स्टडी के ऊपर जो वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर मैंने क्लियरली बोल दिया था कि जो इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एओडी से बने थे, और अभी भी जो चांसेस हैं इस सेशन में भी एओडी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, इन 4 चैप्टर से सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं केस स्टडीज़ बनने की, क्योंकि इनको आप रियल लाइफ से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे यार। हालांकि क्वेश्चन बनाने का तो कहीं से भी बन सकता है, बट यहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं बेटा। अब देखो ये फंक्शन है, मुझे प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन, जिसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो, है ना, तो वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो देखो भाई इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए भाई देखो हमारे पास इसको मैंने y नाम दे दिया। दिस इज टी क्यूब अपॉन 5 माइनस 5t² अपॉन 2 प्लस 25t माइनस में 2, ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखिएगा हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dy/dt बेटा मैं करता हूँ यहाँ से, तो टी क्यूब का हो जाएगा 3t² अपॉन 5, 5 दूनी 10 t और अपॉन में 2, यहाँ पे 25 और 2 का तो 0 हो जाएगा यार, ठीक है। बाकी ये आपका बनेगा 3t² अपॉन 5, यहाँ ये माइनस का 5t प्लस में 25। इसमें भी बेटा जब मैं एलसीएम लूँगा तो 3t², 5 पंजे 25t, 25t और 25 पंजे 125 के अपॉन में हमें मिलेगा 5, और ये हमारे पास dy/dt आ रहा है, ये dv/dt भी आप इसको बोल सकते हैं। अब ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होने के लिए ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो मुझे ये शो करना है कि इसका जो आंसर आएगा इसमें t की जगह मैं कुछ भी पुट कर लूँ, ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो उसके लिए भाई देखो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल बेटा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो देखिएगा मैं यहाँ पे dy/dt है, मैं पूरे में से सबसे पहले बेटा मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये आपका बन जाएगा t² माइनस में 25t के अपॉन में 3, और यहाँ पे आपका बनेगा 125/3, 125/3, और पूरे के अपॉन में 5 तो चल ही रहा है, पूरे के अपॉन में 5 चल ही रहा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको याद होगा, 3/5 t² लिखते हैं माइनस 25/3t भी बेटा मैं लिखूंगा, प्लस में 125/3 भी बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे। अलग क्या चीज़ होती है, अलग क्या चीज़ होती है इसमें, ये जो t का कॉफिशिएंट है 25/3, इसका हाफ कितना होता है 25/6, इसके स्क्वायर को हम प्लस भी करते हैं और इसके स्क्वायर को बेटा हम माइनस भी करते हैं। इस 25/3 के हाफ का स्क्वायर हम ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे करके देखा, मैंने इसके स्क्वायर को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। अब ऐसा किया भाई तो आप देख सकते हैं जो इतना हिस्सा है वो बन जाएगा t माइनस 25/6 का होल स्क्वायर। ये तो होल स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसकी कैलकुलेशन भाई मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625/36 प्लस में 125 के बटे में 3, और एलसीएम लेंगे 3 और 36 का तो 36 ही आएगा, यहाँ 625 रहेगा, और यहाँ 12 से मैं इस 125 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 125 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे,
125 250 और 125 0 10 5 और एक यहाँ आ जाएगा 1500 और 1500 से 6 माइनस किया तो आपका रहेगा 900 और 875 के बट्टे में 36, 875 के बट्टे में 36। तो ये इतनी चीज़ भाई मेरे पास यहाँ पर ये आ गई। अब ज़रा मुझे एक बात का जवाब दो, t माइनस 25/6 का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये होल स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला। उस नंबर में जब तुम प्लस करते हो 875/36 तो आपको नेगेटिव तो फिर मिलेगा ही नहीं ना, तब आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। इस बात को मानते हो? देखो पहले यहाँ पे होल स्क्वायर था जो नेगेटिव नहीं हो सकता था, हाँ ये 0 हो सकता था, ये 0 हो सकता था, बट जब तुमने उसमें 875/36 को प्लस कर दिया तब वो वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इस वजह से मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा जो पूरा dy/dt है दिस इज ग्रेटर देन 0, और इस वजह से वो जो फंक्शन vt मुझे गिवन था दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और बेटा ये हमारे जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्रूफ जो हमें करना था कि इंक्रीजिंग है तो हमने प्रूव करके दिखा दिया। देखो जब आप इसको 0 पुट करते हैं ना, 0 पुट करते हैं आप, तो आपको t की वैल्यूज़ नहीं मिल पाती, ये एक्सप्रेशन कभी 0 नहीं बनता, ये ठीक है। तो 0 नहीं बनता तो मैं, आप शायद ट्राई करके देखना, इसके फैक्टर आप बना नहीं पाओगे, है ना। तो बाकी जब मैंने इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया तो मैंने दिखाया कि यहाँ पे होल स्क्वायर भी है जो कि हमेशा पॉजिटिव है या 0 है, फिर प्लस 875/36 भी है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है और ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा बन जाता है। तो बेटा ये 2 केस स्टडीज़ आप लोगों ने देखे होंगे, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी तरह की और केस स्टडीज़ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी तरह के और वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट करके बेटा आप लोग जरूर बताना है यार, ठीक है। अब लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर आते रहेंगे, समय अब आ चुका है ढंग से नैया पार लगाने का, तो नैया पार अब लगाएंगे भाई, ठीक है। आप लोग रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू बेटा बढ़िया से तैयारी करते रहो, प्लस में इसी तरह के जो काम की वीडियोस है बेटा अब आप लोगों के लिए यहाँ पे लगातार लाते रहूँगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।